जिस जानकारी पर तुम अपनी उम्मीदें बना रहे हो वो पूरी तरह झूठी है। चलो मैं तुम्हें उम्मीदों का एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले डॉक्टर रोसेंथल ने कई अलग अलग प्रयोग किए और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो उम्मीदें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से रखते हैं उसका उनके सीखने की क्षमता और ग्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए और फिर एक बड़ा प्रयोग भी किया जो बहुत ही जबरदस्त था। वो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया गए और वहां स्कूल साल की शुरुआत में प्रिंसिपल ने 3 टीचर्स को बुलाया। प्रिंसिपल ने उन तीनों को बताया कि उनकी पढ़ाने की बेहतरीन काबिलियत की वजह से उन्हें स्कूल के 3 सबसे अच्छे टीचर्स में से चुना गया है और उन्हें स्कूल के सबसे होनहार 30 से 30 स्टूडेंट्स दिए जाएंगे जिन्हें पिछले सेमेस्टर के आईक्यू टेस्ट के आधार पर चुना गया है। ये टीचर्स पूरे साल इन छात्रों को पढ़ाएंगे और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये स्टूडेंट्स काफी तरक्की करेंगे। स्कूली पढ़ाई में पूरे साल के दौरान औसतन 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई। अब शिक्षकों को बताया गया कि एक शर्त यह है कि वे ये बात शिक्षक को नहीं बल्कि सीधे छात्रों को बताएंगे और अपने माता पिता को नहीं बताएंगे। उन्हें पढ़ाई का तरीका वैसे ही जारी रखना था और कक्षाओं पर खास नजर रखी गई ताकि वे पहले जैसा ही पढ़ाए। बस फर्क इतना था कि उन्हें साल भर 30 होशियार छात्र पढ़ाने थे। ये बात सिर्फ उन्हें ही पता थी। टीचर लोग बड़ी खुश थे कि वे बाहर गए थे, उन्हें लेकर बड़ा उत्साह था। उन्होंने उन छात्रों के साथ बहुत मेहनत की, स्कूल के बाद भी उनका समय दिया। वे पढ़ाने में पूरी तरह डूब गए, इससे पहले कभी इतने ज्यादा नहीं लगे थे। और स्कूल साल के अंत में देखो, वो तीनों क्लासें ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे स्कूल जिले में पढ़ाई में सबसे आगे रहीं। साल के अंत में तीनों टीचर्स को बुलाया गया, उन्हें बैठाया गया और कहा गया, भाई साहब, आपका साल बढ़िया गया। उन्होंने कहा, हाँ, बड़ा अच्छा था उन बच्चों के साथ। वे इतने होशियार थे, इतने सीखने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने कहा, शायद हमें तुम्हें सच बताना चाहिए कि ये एक एक्सपेरिमेंट था। असल में स्कूल साल की शुरुआत में हमने स्कूल की पूरी आबादी में से लॉटरी के जरिए 90 बच्चों के नाम चुने और उन्हें तुम्हारी क्लास में बांटा। हमें उनके आईक्यू के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने कहा, वाह, ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, अरे, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि हम हैं। इस स्कूल के 3 सबसे बेहतरीन शिक्षक कौन हैं? उन्होंने कहा, असल बात तो ये है कि स्कूल साल की शुरुआत में हमने सभी शिक्षकों के नाम एक टोपली में डाले और आपके नाम पहले 3 निकले। इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सब कुछ बराबर रखा सिवाय उम्मीदों के। अब शिक्षकों से उम्मीदें साफ थीं। हम मानते हैं कि आप बेहतरीन शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों की छात्रों से उम्मीदें छुपी हुई थीं, उन्हें कभी जुबानी नहीं कहा गया। अध्यापक बस उन छात्रों को इस तरह ट्रीट करते थे जैसे वो वाकई में बहुत होशियार हों और धीरे धीरे छात्र खिलने लगे। एक क्लास में ऐसा छात्र था जिसने साल की शुरुआत से लेकर अंत तक आईक्यू में 25 पॉइंट की छलांग लगाई। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक छात्र ने 27 पॉइंट तक आईक्यू बढ़ाया। ये सब साबित करता है कि जब शिक्षकों की उम्मीदें ऊंची होती हैं तो वे छात्रों में छिपी बुद्धिमत्ता को बाहर निकालते हैं, जो कि आमतौर पर सुनी नहीं जाती। मार्वा कॉलिंस, जो शिकागो के अंदरूनी इलाके की मशहूर टीचर हैं, ने पाया है कि अगर आप छात्रों को होशियार मानकर ट्रीट करें तो वे सचमुच होशियार बन जाते हैं। उनसे बात करो और उनके साथ ऐसे काम करो जैसे वे सच में बहुत होशियार हों। वे तुम्हें अपनी अकादमिक सफलता से पूरी तरह हैरान कर देंगे। ठीक है, यह हमें तुम्हारी जिंदगी में उम्मीदों की अहम भूमिका तक ले आता है। तुम्हारी जिंदगी में उम्मीदों का पहला हिस्सा, नंबर 1, और जहां उम्मीदें तुम्हें प्रभावित करती हैं, वह है तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें। हमने पाया है कि हम वयस्क के रूप में अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता की उम्मीदों के हिसाब से या तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं या नीचे गिराने की। अगर हमारे माता पिता मजबूत, सहायक, प्यार करने वाले और दयालु थे तो प्रोत्साहित करना और हम सब पर सच में विश्वास रखना मतलब हमारा जिंदगी भर बेहोशी में भी उन उम्मीदों के हिसाब से जीने की कोशिश करना। अगर हमारे माँ बाप हमारे ग्रेड्स देखकर हमेशा शिकायत करते रहे, हमारी आलोचना करते रहे या नकारात्मक रहते, तो जिंदगी भर हम खुद को रोकते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें क्या थीं। वो सकारात्मक थीं या नकारात्मक? वो बढ़ावा देती थीं या हतोत्साहित करती थीं?
और आज वो तुम पर कितना असर डाल रही हैं। अपेक्षाओं का दूसरा क्षेत्र आपके बॉस की अपेक्षाएं हैं। हमारी सभी रिसर्च में, खासकर उन अध्ययनों में जो संगठनों में उत्कृष्टता पर आधारित हैं, हमने पाया है कि जिन बॉस की उम्मीदें अधिक होती हैं, उनके कार्यस्थल का प्रदर्शन भी उच्च होता है। अब अगर आप ऐसे बॉस के तहत काम करते हैं जो नकारात्मक, आलोचनात्मक और निंदा करने वाला होता है, या जिसकी सोच नकारात्मक होती है, तो संभावना है कि आपका प्रदर्शन बहुत ही कम होगा। सच कहें तो, अगर आप अपने काम के दौरान देखें तो करियर में आपको पता लेगा कि जिन मौकों पर आपने सबसे ज्यादा मजा किया, वो समय था जब आप ऐसे बॉस के तहत काम कर रहे थे जिनकी आपसे और आपकी काबिलियत से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, है ना? तीसरी उम्मीदों की ज़मीन होती है दूसरों से आपकी उम्मीदें, खासकर आपके बच्चों से, आपके जीवन साथी से, या आपके अधीनस्थों से, या जिन लोगों की निगाहें आप पर टिकी हैं। देखिए, हम जिस किसी की हम इज्जत करते हैं, उसकी राय और हमारे प्रति उसके रवैये से गहराई से प्रभावित होते हैं। और अगर आपकी उम्मीदें ऊंची हैं, अपने आसपास के लोगों, खासकर अपने बच्चों से अच्छे उम्मीदें रखो, क्योंकि वो इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस बात का मूल नियम यह है कि हमेशा दूसरे लोगों से अच्छे काम और बोलचाल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखो। उन्हें बार बार बताओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। और चौथा सबसे जरूरी क्षेत्र है वो उम्मीदें जो तुम खुद से रखते हो। आखिरकार, यही सबसे ताकतवर होती हैं। अगर तुम खुद से ऊंची और सकारात्मक उम्मीदें रखते हो, तो देखोगे कि ये तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाएंगी। हमेशा सबसे अच्छा उम्मीद रखो, हमेशा सबसे बढ़िया की उम्मीद रखो। और ये एक छोटा सा अभ्यास है जो मैंने अपनी एक ग्रेजुएट से सीखा था, हमारे एक लाइव सेमिनार में। उसने पाया कि हर दिन की शुरुआत इस सरल अभ्यास से करना और खुद से कहना, मुझे भरोसा है आज मेरे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है, इस एक छोटी सी बात ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। उसने पूरा दिन एक ऐसा आत्मविश्वासी इंसान बनकर बिताया। अगर तुम रोज सोने से पहले कहो, मुझे यकीन है कल मेरे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है, और सुबह उठते ही कहो, मुझे यकीन है आज मेरे साथ कुछ अद्भुत होगा, और पूरा दिन यही भरोसा बनाए रखो कि मुझे यकीन है कुछ शानदार होगा, तो तुम देखोगे कि अगली रात सोते वक्त तुम्हारा मन कितनी उम्मीद और खुशी से भरा होगा। इसे आजमाओ। थोड़ा हंसी आ सकती है, पर यह बहुत असरदार तरीका है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम सो जाओ, तुम उन सारी अद्भुत चीजों के बारे में सोच नहीं पाओगे जो तुम पर हुई हैं। तुम बस इतना हैरान रह जाओगे कि तुम्हारा पार्किंग स्पेस खुल जाएगा, दोस्त तुम्हें फोन करेंगे, और तुम्हें चेक भी मिलेंगे। बस, तुम्हारी जिंदगी लगातार खुशियों से भरी रहेगी। तो हमेशा सबसे अच्छा सोचो, मैं मानता हूं कि आज मेरे साथ कुछ शानदार होने वाला है, और ये नियम है जो तुमसे भी होगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, ये हजारों हजार लोगों के साथ हो चुका है। और हमारे हजारों ग्रेजुएट्स सच में आपको हैरान कर देंगे कि ये थोड़ा सा साधारण सा अभ्यास कितना असरदार होता है। अच्छा, अगला नियम है जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम बस इतना कहता है कि आप एक जिंदा चुंबक हैं। आप एक जिंदा चुंबक हैं, और आप अपने जीवन में वे लोग और हालात खुद ब खुद खींचते हैं जो आपकी प्रमुख सोच के साथ तालमेल रखते हैं। ब्रह्मांड में हमें पता है कि सारी ऊर्जा कंपन की स्थिति में होती है, हर चीज कंपन कर रही होती है, यहां तक कि ये बोर्ड भी कंपन कर रहा है। तुम्हारी हड्डियों वाली त्वचा तक कंपन कर रही होती है, क्योंकि हर चीज के अणुओं की संरचना के कारण वो कंपन करती रहती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये विकिरण का एक नियम है कि सब कुछ बाहर की ओर कंपन करता रहता है, इसे एंट्रोपी की प्रक्रिया कहते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जो भी तुम सोच रहे हो, तुम्हारे विचार भी एक तरह की ऊर्जा होते हैं जो कंपन कर रहे होते हैं और तुमसे बाहर की तरफ विकिरण कर रहे होते हैं। ये ऊर्जा प्रकाश की गति से यात्रा करती है, इसलिए तुम दूरदराज के लोगों या परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के बारे में सोच रहे हो और फोन की घंटी बजती है और वो ही होते हैं? कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी को कॉल करते हैं और वे कहते हैं, हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे?
ये अचानक दिमाग में आ जाता है। कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप अपने पति या पत्नी से जुड़े हुए महसूस करते हैं और सोचते हैं, आज रात चलो यहाँ खाना खाने चलते हैं, और फिर घर फोन करते हैं तो वे कहते हैं, क्यों न यहाँ ही खाना खाने चले। ये सब आकर्षण के नियम के उदाहरण हैं। बहुत लोग आकर्षण के नियम को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य के अस्तित्व के कुछ जरूरी कानून होते हैं, जिनमें से एक ये है कि आप हमेशा अपने आप में वो लोग और हालात खींचते हैं जो आपके प्रमुख विचारों के साथ मेल खाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। मतलब जो भी आप लगातार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आ रहा होता है, जैसे एक मैग्नेट की तरह। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ख्यालों को उन्हीं चीजों पर केंद्रित रखें जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, और उन चीजों से दूर रखें जो आप नहीं चाहते। और वैसे भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और ज्यादा माहिर होते हैं। इन तरीकों से ज्यादा तेजी से और सही तरीके से आपके लिए आकर्षण का नियम काम करेगा, इसलिए सावधान रहो और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करो। इस सत्र में हम आखिरी कानून की बात करेंगे जिसका नाम है संबंध का नियम। संबंध का नियम ऐसा नियम है जिसे यीशु ने भी कहा है, अंदर जैसा है बाहर वैसा ही है। इसका मतलब बहुत आसान है कि आपकी बाहरी दुनिया एक दर्पण की तरह है जो बस आपको वही दिखाती है जो अंदर आपके मन में है। आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसी की वजह से आपके बाहर की दुनिया बनती है। यानी जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। अगर आप अपनी बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी अंदर की दुनिया को बदलना होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ का जो हाल है वो काफी हद तक आपके दिमाग की स्थिति पर निर्भर करता है। आपके रिश्ते इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब तुम अंदर से खुश होते हो तो रिश्ते आसानी से बनते हैं, पर जब अंदर से मौसम खराब होता है या तनाव होता है तो रिश्ते भी ठीक नहीं चलते। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी अपनी शख्सियत की साफ तस्वीर होते हैं। अपने आसपास के रिश्तों को देखकर तुम अपनी शख्सियत की सेहत का अंदाजा लगा सकते हो। तुम्हारी दौलत बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास जो आर्थिक सुविधा है उसका सीधा संबंध इस बात से है कि तुमने अपने दिमाग में कितनी मेहनत और तैयारी डाली है। अगर तुम बाहर से ज्यादा सफल बनना चाहते हो तो अंदर से ज्यादा मजबूत बनना जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा जो तुम नियंत्रित कर सकते हो वो है तुम्हारा अंदर का संसार। जब तुम अपने अंदर काम करोगे तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी जल्दी बदलेगी। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपनी बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते, और अपने अंदर की दुनिया को गंदा छोड़ देते हैं। ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी को बेहतर चलाने के लिए उसका बाहरी हिस्सा धोना, उससे चमकाना और टायर बदलना ही काफी नहीं होता। असली काम तो गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में करना पड़ता है। जैसे हम अपने दिमाग को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, वैसे ही बाहर की चीजें भी बदल जाती हैं। बहुत साल पहले अर्ल नाइटिंगेल, जो एक बड़े सक्सेस फिलोसोफर थे, आधी रात को उठे और एक ऐसा कहावत याद आई जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी और लाखों लोगों की भी। यह बात बाकी सारे नियमों से जुड़ती है। हम जो बात कर रहे हैं वो बस इतना है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। और क्योंकि आपकी सोच ही एक ऐसी चीज है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है, अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी हकीकत भी बदलने लगेगी। अगर आप अपनी उम्मीदें बदल देंगे, अपनी मान्यताएं बदल देंगे, अपने ज्यादा समय चलने वाले विचार बदल देंगे, अपने अंदर की सोच बदल देंगे, तो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग, हालात, घटनाएं, मौके और सब कुछ आने लगेगा जो आपकी नई सोच के मुताबिक होगा। लोगों का कारण यही है। लोग असफल होते हैं क्योंकि वे असफलता या हार के बारे में सोचते हैं। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि सारी वजह मानसिक है। हम एक मानसिक ब्रह्मांड में रहते हैं, सारी वजह मानसिक होती है। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और यही सबसे अहम बात है, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वक्त के साथ आप समझोगे कि तुमने बहुत सारा ज्ञान और अनुभव जमा कर रखा है, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे।
हर एक अनुभव कहीं न कहीं सहेजा हुआ है और ये सब इस वक्त तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस पर असर डाल रहे हैं। नए नियम में यीशु ने एक खूबसूरत बात कही है जिस पर मैं हमेशा सोचता रहता हूं, उनके फल देखकर तुम उन्हें जानोगे। इसका मतलब है कि तुम आसानी से जान सकते हो कि सच में क्या हो रहा है। किसी इंसान के अंदर उसकी असली सोच और स्वभाव को उसके बाहर की जिंदगी के नतीजों को देखकर जाना जा सकता है, जैसे उसकी सेहत, रिश्ते और सफलता के स्तर। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इस कोर्स में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर इसे एक ऐसी जिंदगी के साथ मेल खा सकते हैं जो सफल, खुशहाल, ऊर्जा से भरपूर और जीवंत हो, जिस जैसा आप चाहते हैं। सेशन 3 के बाहर अपनी संभावनाओं को खोलना। जब हम इंसानी संभावनाओं की बात करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति और दूसरे के बीच इतना बड़ा फर्क परिणामों और प्रदर्शन में क्यों होता है? जैसे कोई जो सालाना $2,50,000 कमा रहा है, वो उस व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा होशियार या बेहतर नहीं है जो $25,000 कमा रहा है। तो फिर आय में 10 गुना फर्क क्यों होता है? और अगर हम ऊपर की ओर देखें तो जो व्यक्ति सालाना $2.5 मिलियन कमा रहा है, क्या वो उस व्यक्ति से 100 गुना बेहतर या ज्यादा समझदार है जो $25,000 कमा रहा है? एक रिसर्च में जो आईक्यू पर हुई थी, उसमें उन्होंने जनसंख्या में से 1000 आदमी औरतें चुनी और उनका आईक्यू टेस्ट किया। उन्होंने पाया कि उन 1000 लोगों में सबसे ज्यादा आईक्यू वाला इंसान सबसे कम आईक्यू वाले इंसान से सिर्फ 1.5 गुना से भी थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट था। यानी बस 1.5 गुना का फर्क था। और ये शायद पूरी आबादी पर भी सही होगा। तो फिर इस बड़े फर्क का कारण क्या है? जब हम मानव क्षमता की बात करते हैं तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला पर पहुंचा हूं जो मैंने खुद निकाला है। सालों पहले की बात है, शायद इससे थोड़ा समझ आता है। ये फॉर्मूला शुरू होता है जिसे हम आईआईए कहते हैं, मतलब जन्मजात गुण, जैसे आपकी प्रतिभा, इंटेलिजेंस, स्वभाव, वो सारी चीजें जो आपको जन्म से मिली होती हैं और ज्यादा बदल भी नहीं सकती। इसके साथ आते हैं अधिग्रहित गुण जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपकी पढ़ाई, ट्रेनिंग, स्किल्स, अनुभव, ज्ञान, समझदारी वगैरह। फिर इसे आपके एटीट्यूड यानी नजरिए से गुणा किया जाता है और इससे मिलता है आपकी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल ह्यूमन पोटेंशियल, आपकी असल क्षमता, परफॉर्मेंस या व्यक्तिगत इंसानी नतीजे। अगर आप चाहें तो ये तीनों जन्मजात गुण ज्यादातर जन्म से ही तय होते हैं। हासिल किए गए गुण बदले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, हालांकि कभी-कभी बहुत जल्दी भी बदल सकते हैं। एक कीमती जानकारी आपके प्रभाव को जबरदस्त तरीके से बदल सकती है, लेकिन एटीट्यूड सेकंडों में बड़ी तेजी से बढ़ या घट सकता है। हर बार जब हम अपनी सोच, एटीट्यूड में सुधार करते हैं, तो हम अपनी सारी क्षमताओं को गुणा कर देते हैं। इसलिए एटीट्यूड को सही मायनों में सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। इंसान की भाषा सबसे अहम चीज होती है। हार्वर्ड के एक स्टडी के मुताबिक, जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स हैं, उन्होंने बताया है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें 85% कामयाबी हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है। यानी आपकी सफलता का 85% हिस्सा इस बात पर टिका है कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है। जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, वो जल्दी तरक्की पाते हैं, बड़े-बड़े कामों में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं और जिंदगी में ज्यादा खुशी पाते हैं। अब पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि जब तुम सड़क पर नाचते हो और फूल उछालते हो, इसका मतलब है कि तुम अपने काम, अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं, अपने रिश्तों के प्रति एक सकारात्मक रवैया रखते हो। लेकिन कॉक्स की अमेरिकन बिजनेस रिपोर्ट और सक्सेस मैगजीन के मुताबिक, जो भी तुम हासिल करते हो उसमें से 85% या उससे ज्यादा तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। तो हमारा सवाल ये है कि ये रवैया कहाँ से आता है? हमने पाया कि रवैया उम्मीदों से आता है। बिल्कुल साधारण लेकिन बहुत ताकतवर बात। अपने मूड को तुरंत बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद से कहना, मुझे लगता है आज मेरे साथ कुछ खुशगवार होने वाला है। जैसा कि हमने पहले कहा था, हमारे नतीजों की उम्मीदें हमारे नजरिए को तय करती हैं। यानी अगर आप सोचते हो चीजें ठीक होंगी, तो आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप ये मानते हो कि बात बिगड़ेंगी, तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपनी उम्मीदें खुद बना सकते हो,
मतलब आप जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो। अच्छी चीजों की उम्मीद करो, फिर भी नकारात्मक चीजों की उम्मीद भी रखो, ताकि तुम निराश न हो। हमारी उम्मीदें कहां से आती हैं? ये हमारी मान्यताओं और हमारे मूल्यों से आती हैं। ये हमारे व्यक्तित्व के सबसे अहम और केंद्रीय प्रेरणादायक तत्व होते हैं, हमारे विश्वास और मूल्य। और यहीं से हमें इंसान की संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि हमारा रुख या नजरिया वही बाहरी झलक है जो अंदर चल रही सोच और भावना का प्रतिबिंब होता है, और ये मानसिक नियमों के मुताबिक होता है जिनकी हमने बात की थी। हम सबके अंदर गहरे कहीं कुछ भरोसे या मान्यताएं होती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक खुद को समझने का तरीका कहते हैं, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट या इसे पहचाना कई लोगों के लिए 20वीं सदी में मानव प्रदर्शन को समझने की सबसे बड़ी खोज माना गया है, और मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूं। अगर हम इसे सेना की भाषा में कहें तो ये कमांड सेंटर की तरह है, या फिर तकनीकी भाषा में कहें तो ये आपके कंप्यूटर का बेसिक सेंट्रल प्रोग्राम होता है। विश्वासों, मूल्यों, नजरियों, भावनाओं, विचारों और इसी तरह की जिन चीजों का एक गुच्छा होता है जो अंदर दिमाग में छुपा रहता है, और ये सब आपकी जिंदगी के लगभग हर अनुभव का नतीजा होता है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्मधारणा तो जन्म से भी पहले बनने लगती है। लेकिन एक बार ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया, तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी क्षमता और प्रदर्शन के स्तर को पहले से निर्धारित, भविष्यवाणी और नियंत्रित करता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका कमांड सेंटर या मास्टर प्रोग्राम बन जाता है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट या यह गुच्छा विश्वास तय करता है कि आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसा महसूस करेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसका मतलब है कि आपकी बाहरी जिंदगी में होने वाला हर सुधार, आपकी वास्तविकता में हर बदलाव की शुरुआत अपने आत्मसंकल्पना में बदलाव से होती है। मैं आपको इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। यहां एक बहुत ही सरल ग्राफ है। जब हम मानव क्षमता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि औसत व्यक्ति अपनी क्षमता का 10% या उससे भी कम ही इस्तेमाल करता है। शोध के अनुसार यह शायद और भी कम है। यह जानकारी स्टैनफोर्ड ब्रेन इंस्टीट्यूट, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया से मिली है। अनुमान है कि यह शायद करीब 2% होगा, लेकिन हम उदार होकर कहें कि औसत इंसान 10% इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छे हालात में भी हम में से हर एक के पास 90% क्षमता अभी भी बाकी है। एक बड़े दार्शनिक ओलिवर वेंडेल होम्स ने कहा था कि औसत इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, लेकिन उसके अंदर की संगीत, प्रतिभा कभी बाहर नहीं आती। हम अपने संभावित क्षमता के सिर्फ बहुत कम हिस्से पर काम कर रहे हैं। यही है मानव क्षमता और इसमें एक सीधा संबंध मिलता है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद के बारे में हमारा नजरिया, या कहें खुद का अंदाजा, आमतौर पर काफी कम होता है, जितना होना चाहिए। इसलिए हमारी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस भी काफी कम होती है। और हम जानते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ज्यादातर सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब यह है कि जो हम खुद के बारे में सच मानते हैं, वो जरूरी नहीं कि असलियत में सच हो। ये उस जानकारी पर आधारित होता है जिसे हमने ग्रहण किया है, और उसे हम सच मान लेते हैं। और जितना आप खुद के बारे में कुछ मान लेते हो, वो उतना ही सच बन जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वैसे ही बिहेव करते हो जैसे तुम मानते हो। पता है, कुछ लोग अपने राशिफल पढ़ते हैं और सच में मान बैठते हैं कि उनका राशिफल उनका भविष्य बता रहा है। कुछ लोग दूसरों की आलोचना और निंदा को, जिनकी वह इज्जत तक नहीं करते, अपने ऊपर सही और सही सी सच मान लेते हैं। लेकिन जो भी तुम मानते हो, जो भी तुम सच समझते हो, वही तुम्हारे लिए सच बन जाता है। अब यह भी जानते हैं कि बड़े होने पर तुम्हारे पास खुद को लेकर कई तरह के विचार होते हैं। तुम्हारा एक खुद का आइडिया होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपका वजन कितना है, आप कितना खाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर आप कितने अच्छे से बोलते हैं, आप किस तरह के माता पिता हैं, अपने माँ बाप के लिए आप किस तरह के बच्चे हैं, आप किस तरह के पति या पत्नी हैं, आप किस तरह के प्रेमी हैं, ड्राइविंग के मामले में क्या खास है। सभी पुरुषों के ड्राइविंग को लेकर खुद के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव सोच होती है। महिलाएं इसे समझती नहीं हैं, लेकिन हर पुरुष के अंदर ड्राइविंग का कोई न कोई जन्मजात टैलेंट होता है। यानी कि सभी पुरुष महान ड्राइवर होते हैं।
और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बस इतना करें, उन सभी महिलाओं से कहें जो इसे देख रही हैं। आपको बस ये सोचना है कि आखिरी बार जब आपने किसी आदमी की ड्राइविंग सुधारने की कोशिश की थी तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता था। ज्यादातर अच्छा नहीं होता ना। जब कोई हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है, मतलब ये कहता है कि हम वो इंसान नहीं हैं जो हम सोचते हैं, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों के साथ घुलना मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे दिमाग में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी जल्दी पढ़ते हैं, खेलने में कितने अच्छे हैं। और अगर आप कई तरह के खेल खेलते हैं तो हर एक खेल के लिए आपकी खुद की एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है। हमारे पास ये खुद की सोच होती है कि हम कितना अच्छा खाना पकाते हैं, अपने बच्चे कितना अच्छा पालते हैं, घर कितना साफ रखते हैं, हम किस तरह की कार चलाते हैं और इसी तरह की चीजें। हमारी खुद की सोच ये भी तय करती है कि हमारा पैसों के मामले में क्या मूल्य है, यानी हम कितना कमाते हैं। मजेदार बात यह है कि आप कभी भी अपने खुद के सोच से 10% से ज्यादा ऊपर या नीचे कमाई नहीं कर सकते। आपकी ये खुद की सोच आपकी इनकम लेवल को तय करती है। इस खुद की सोच वाले स्तर को आपकी कंफर्ट जोन कहते हैं, और भले ही आप ज्यादा पैसे चाहते हो, फिर भी इंसान की फितरत होती है कि वह अपने कंफर्ट जोन के भीतर ही काम करे। हम लोग संघर्ष करते हैं और आरामदायक जोन में आने और वहां ठहर जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कमाई आपके खुद के सोच के हिसाब से अपनी आमदनी से 10% या उससे ज्यादा हो जाती है, तो आपको उस पैसे को छोड़ देने का जोरदार मन होगा। आप उसे दे देंगे, खर्च कर देंगे, फिजूल खर्ची कर देंगे, कभी कभी तो खो भी देंगे। अगर आपकी आमदनी बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसे ही होता है। इसी वजह से जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो 2 से 3 साल में कंगाली की हद तक गिर जाते हैं। पैसे उनके खुद के सोच से बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वे बस पैसे को जलाते हैं। और अगर आप अपनी खुद की सोची गई कमाई से 10% या उससे ज्यादा कम कमा रहे हो, तो जब आपको खुद को संघर्ष करते हुए पाओ, जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा देर तक काम करते हो, ज्यादा क्रिएटिवली सोचते हो, अपने इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते हो या दूसरी कमाई के मौके तलाशते हो, तो आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से को बेहतर बनाने का सबसे सही तरीका है अपने खुद के बारे में सोचने का तरीका बदलना। यानी अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाना, खासकर अपनी इनकम के मामले में। अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, खुद को पतला सोचो। अपने आप को एक पतले इंसान के रूप में सोचना शुरू करो। अगर तुम एक ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा प्यार करने वाला, ज्यादा खुशहाल और स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हो, तो तुम्हें बार बार उन बातों के बारे में सोचना होगा जब तक वो तुम्हारे नए खुद के नजरिए का हिस्सा ना बन जाएं। हम इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने का एक जरूरी हिस्सा है। तुम्हारा कुल मिलाकर खुद के प्रति नजरिया उन सभी क्षेत्रों के खुद के नजरियों के औसत से बनता है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण मानते हो। अब तुम्हारा खुद का नजरिया 3 महत्वपूर्ण हिस्सों से बना है, जिनमें पहला हिस्सा है खुद। आदर्श आत्मच्छवी वो व्यक्ति है जो आप बनना सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये आपकी उस सोच का प्रतिबिंब है कि एक विजेता कैसा होता है। ये आपकी कल्पना, आपका मकसद या आपका सबसे बेहतरीन रूप है जो आप बन सकते हैं। सफल लोगों के बारे में एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि उनके पास साफ और स्पष्ट आत्मादर्श होते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि वो भविष्य में कौन बनना चाहते हैं। वहीं असफल लोगों के आदर्श काफी कमजोर और अधूरे होते हैं। दूसरा है आपकी आत्मच्छवी। आपकी आत्मच्छवी वो तस्वीर है जो आप खुद के बारे में बनाते हैं, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी सेल्फ इमेज, यानी आपका अंदर का आईना, ये दिखाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आपके रोज के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। तीसरी चीज है आपकी सेल्फ एस्टीम, जो ये बताती है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये फीलिंग आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा है, जो आपकी अनजाने सोच में होती है। यही वो शक्ति है जो आपके स्वयं के विचारों को चलाती है और लगभग हर चीज को तय करती है जो आपके साथ होती है। सेल्फ एस्टीम की सबसे अच्छी परिभाषा है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। तुम खुद को कितना पसंद करते हो, एक पेरेंट के तौर पर खुद को कितना पसंद करते हो, एक कर्मचारी के तौर पर,
बॉस के तौर पर, पैसे कमाने वाले के तौर पर, प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर, एथलीट के तौर पर, और इसी तरह तुम खुद को कितना पसंद करते हो। तुम्हारा सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान का स्तर तुम्हारे जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में तुम्हारे कुल भावनात्मक अनुभव से प्रभावित होता है, जो सीधे उस क्षेत्र में तुम्हारे प्रदर्शन और प्रभावकारिता को तय करता है। मजेदार बात यह है कि जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद की पहचान बदलने योग्य है और तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है। बार बार दोहराओ, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं। जितना तुम ये कहते रहो, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं, उतना ही तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता जाता है। आत्मसम्मान जितना बढ़ेगा, तुम्हारा खुद के बारे में सोच भी उतना ही बेहतर होगा। जब तुम्हारा खुद के बारे में सोच अच्छी होगी, तो तुम हर काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। हर बार जब तुम कहते हो, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं, ऐसा होता है। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें आपकी आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं, वे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं। और जो भी चीजें आपकी आत्मसम्मान को नीचे गिराती हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, ज्यादा गलतियां होती हैं और आप उदास भी रहते हैं। अब यह सबसे अहम बात है आत्मसम्मान और खुद से प्यार करने की, कि आप कभी किसी और को खुद से ज्यादा पसंद या प्यार नहीं कर सकते। आपकी आत्मसम्मान का स्तर ही इस बात को तय करता है कि आपके रिश्ते कितने अच्छे होंगे। दूसरों की बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी किसी से उम्मीद मत करो कि वो आपको उतना प्यार या सम्मान देगा जितना आप खुद को देते हो। आप खुद को जितना प्यार और सम्मान दोगे, वही दूसरों का भी नजरिया आपके प्रति बनेगा। आज हर एक मनोविज्ञान की पढ़ाई यही कहती है कि आप खुद को कितना सच में पसंद करते हो और खुद को एक कीमती और अहम इंसान मानते हो, इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जितना आप खुद को पसंद करोगे, उतना ही आपकी खुद की छवि बेहतर होगी। और यह भी सच है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हो, जब तक कि आप सच में खुद को पसंद नहीं करते। मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है। खैर, इससे हमें यह सवाल आता है कि स्वसम्मान क्या होता है और हमारा स्वधारणा कहां से आती है। हमने पाया कि स्वधारणा, अगर कुछ है तो बदलने वाली होती है। आप स्वधारणा लेकर पैदा नहीं होते। आप खुद के बारे में कोई आइडिया लेकर पैदा नहीं होते, नहीं खुद की कोई छवि या स्वसम्मान लेकर। आप ऐसे पैदा होते हैं जैसे एक खाली संभावनाओं से भरा हुआ खाका हो। शायद यही सबसे सही तरीका है कहने का। औसत इंसान दुनिया में पूरी संभावना के साथ आता है और उसके पास कोई स्वधारणा नहीं होती। कि जो कुछ भी तुम आज हो, तुम्हारे हर एहसास, हर नजरिया या हर कीमत, ये सब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में सीखना पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि बच्चा दुनिया में आते वक्त बहुत ज्यादा प्यार और छुआछूत का जरूरत लेकर आता है। बहुत सारे रिसर्च से पता चलता है कि हमें जिंदगी भर बहुत प्यार और छूने छूने की जरूरत होती है, खासकर हमारे बचपन के दिनों में, क्योंकि बच्चे के तौर पर हम सीखते हैं कि हम कौन हैं, हम कितने कीमती हैं, क्या हम महत्वपूर्ण हैं, स्मार्ट हैं, आकर्षक हैं, प्यारे हैं, मजाकिया हैं, हम सब कुछ यही सीखते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे माता पिता हमें कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, खासकर हमारे माता पिता, हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम बहुत खास हैं, तो हम बड़े होकर भी यही सोचते हैं कि हम वाकई में खास हैं। लेकिन अगर हमारे माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, तो कुछ और होता है। हमें पता है कि जीवन के शुरुआती कुछ साल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद को पहचानने के लिए। बच्चा जन्म के वक्त बिल्कुल निश्चल होता है। उसे ये पता नहीं होता कि वो कौन है, उसकी कितनी कीमत है। और ये पहचान बनने लगती है पहले सेकंड, तीसरे, चौथे और पांचवें साल में। जिंदगी के साल, पहले मनोवैज्ञानिक सोचते थे कि ये 5 साल होते हैं, मगर अब कहते हैं कि ये सिर्फ 3 साल होते हैं। पहली 3 सालों में बच्चे ये जानते हैं कि वो कौन है। कहते हैं कि अगर आप पहले 3 से 5 साल में बच्चे को प्यार की अच्छी क्वालिटी और सही मात्रा देते हो, तो आप उसकी जिंदगी की मजबूत नींव रखते हो। ये नींव होती है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और खुद की कद्र की।
सच तो यह है कि प्यार की क्वालिटी और मात्रा का सीधा असर बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी के विकास पर होता है। जितना ज्यादा प्यार वो जो बच्चे को उसके बचपन में शर्तों पर मिलता है, उसी से उसकी पहचान की नींव मजबूत या कमजोर होती है। ज्यादातर मानसिक समस्याएं जैसे पागलपन, मानसिक तनाव, व्यक्तित्व में उलझने और व्यवहार की समस्याएं हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद की सोच से शुरू होती हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी अपनी व्यक्तित्व की नींव में जो दोष या दरारें हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। बस बार बार खुद से कहना होगा, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं, मुझे मैं पसंद हूं। खुद को उस ठोस जमीन में गाड़ते हुए जो हमारी पहचान की नींव है। याद रखो, बच्चों को प्यार की जरूरत होती है जैसे गुलाब को बारिश की। जिन बच्चों से प्यार छिन जाता है वे अक्सर प्यार की भूख से मर जाते हैं। इसे मारास्मस कहते हैं। अब बच्चों के बारे में और क्या जानते हैं हम? जानते हैं कि बच्चे दो खास खूबियों के साथ इस दुनिया में आते हैं। पहली ये कि वे बेखौफ होते हैं। बच्चों को कोई डर नहीं होता सिवाय गिरने और तेज आवाजों के, और ये उनकी हरकतों में साफ दिखता है। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी किसी बच्चे को 3, 4 या 5 साल तक पाला है वो जानता है कि इन शुरुआती सालों में तुम्हें बस इसे रोकना होता है कि ये खुद को नुकसान ना पहुंचा लें, क्योंकि ये छोटे मकाजी पायल्स होते हैं जिन्हें किसी चीज का डर नहीं होता। दूसरी खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं। जो मन में आता है बोल देते हैं, जो करना होता है कर देते हैं। ये पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के होते हैं, बिल्कुल निडर। वो जो चाहे वो करते हैं और ये उनके रवैये में दिखता है जैसे मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी किसी बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि बच्चे का पहली प्रतिक्रिया होती है ना कहना। जब आप उन्हें कोई बात समझाने लगते हो तो उनकी पहली आदत होती है ना कहना, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बेशक आखिरकार किसी ना किसी तरह हम उनका मन बदल लेते हैं, पर हमें ये दो खास बातें लेकर इस दुनिया में आते हैं। हम बेखौफ और बेपाबंद होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा प्राकृतिक जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम निडर और बेझिझक हों, और तभी जब हम अपने वयस्क जीवन में ऐसी ही स्थिति बना पाते हैं जहां हम निडर और बेझिझक होते हैं, तभी हमें अपने बारे में वास्तव में अच्छा महसूस होता है। सबसे बेहतरीन संगठन और कंपनियां वे होती हैं जो ऐसा माहौल बनाती हैं जहां लोग बिना डरे और बिना रोक टोक के अपने आप को व्यक्त कर सकें और अपनी पूरी ताकत लगाकर काम कर सकें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि बच्चे दो तरीकों से सीखते हैं। पहला तरीका है नकल में। बच्चे अपनी दोनों में से खासकर जो माँ बाप में ज्यादा प्रभावशाली होता है उसकी नकल करते हैं। कभी कभी ये प्रभावशाली माँ बाप बदल भी जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। कभी बच्चे पिता की नकल करते हैं, कभी माँ की, लेकिन वो नकल करके ही बहुत सारी आदतें और गुण सीखते हैं जो वयस्क होने पर उनके अंदर होते हैं। अगर तुम्हें कभी मौका मिला हो कि तुमने अपने किसी बच्चे पर चिल्लाया हो या डांटा हो तो ध्यान देना कि वही बातें तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हें कहा था। जब तुम बच्चे होते हो तो हम अक्सर उनकी नकल करते हैं, कभी उनकी चलने की अदा को, कभी उनकी बात करने के तरीके को, कभी उनके विचारों और मान्यताओं को, भले ही वो विचार और मान्यताएं कोई खास मायने न रखती हों। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता भगवान जैसे होते हैं। दूसरा तरीका जिससे हम सीखते हैं वो है असहजता से दूर जाकर आराम की तरफ बढ़ना। फ्रायड ने इसे प्लेजर प्रिंसिपल कहा है, मतलब हम उन चीजों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें आराम और सुखद अनुभव देती हैं।